अगर आप सेंटर में आ जाओगे तो आपको क्या ये सही लगेगा? ये सवाल जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिसेस पीके मिश्रा एंड एनवी अंजारिया ने वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से पूछा, तब सिर्फ एक लीगल हियरिंग नहीं चल रही थी, पूरा माहौल चार्ज्ड हो गया था। कोर्ट रूम में सिर्फ कानून की बात नहीं हो रही थी, बल्कि पावर, फेडरल स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल राइट के बीच का एक इंटेंस टग ऑफ वॉर चल रहा था। और ये सवाल सिंपल नहीं था, ये एक हाइपोथेटिकल नहीं था, ये एक मिरर था जिसमें फ्यूचर पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन दिखाया जा रहा था। अब सीन कुछ ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आती है ईडी की तरफ से। ईडी का कहना है कि 8 जनवरी को जब वो आईपैक ऑफिस में रेड कर रहे थे, तब उनके काम में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और एलिजिडली खुद चीफ मिनिस्टर ने इंटरवेन किया। अब ईडी सिर्फ अपनी इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये कह रहा है कि उनके ऑफिसर्स के राइट्स वायलेट हुए हैं और यहीं से शुरू होता है एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट। अब बेंच में जस्टिसेस प्रशांत कुमार मिश्रा और एनवी अंजारिया बैठे हुए थे और उन्होंने एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट उठाया। कोर्ट ने कहा कि सम ईडी ऑफिसर्स हैव आल्सो अप्रोच्ड द कोर्ट इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। मतलब ये सिर्फ एक एजेंसी का इशू नहीं है, ये इंडिविजुअल का भी इशू है। और फिर एक और शार्प क्वेश्चन आता है कि डू ईडी ऑफिसर्स सीज टू बी सिटीजंस ऑफ इंडिया मेयरली बिकॉज दे आर ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी? ये लाइन सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं थी, एक रिमाइंडर था कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद भी आदमी अपने फंडामेंटल राइट्स लूज नहीं करता। और इधर से ही एंट्री होती है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की, जो वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अ पिटिशनर इन्वोकिंग आर्टिकल 32 मस्ट क्लियरली शो विच फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आर्टिकल 32 कोई जनरल कंप्लेंट बॉक्स नहीं है, ये सिर्फ तब यूज होता है जब आपके फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली वायलेट हो रहे हैं। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये भी पॉइंट रेज किया कि ईडी एक पर्सन नहीं है, तो वो आर्टिकल 32 का यूज कैसे कर सकता है? और यहीं पे लीगल डिबेट और इंटेंस हो गया। सीनियर एडवोकेट सिब्बल का आर्गुमेंट था कि एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी इज नॉट इन वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। मतलब अगर कोई ऑफिसर अपना काम कर रहा है और उसको रोका जाता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली फंडामेंटल राइट्स वायलेशन नहीं बन जाता। उन्होंने एग्जांपल दिया कि इफ समवन ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर ही कांट फाइल अ पिटिशन अंडर आर्टिकल 32। इसका मतलब ये हुआ कि हर ऑब्स्ट्रक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन बना देना सिस्टम को ओवरलोड कर देगा। अब पॉलिटिकल एंगल भी यहाँ से एंटर होता है और यहीं पे माहौल इंटेंसिफाई हो जाता है। कोर्ट ने एक हाइपोथेटिकल फ्यूचर सिनेरियो रखा कि डिफरेंट पॉलिटिकल parties govern center and states. If some chief minister of the other side does this in 2030 and 2031 and you come in power in central government and the chief minister does this, what will be your reaction? अब ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं था, ये एक वार्निंग थी। पावर परमानेंट नहीं होती, रोल्स रिवर्स रहते हैं। आज जो डिफेंड कर रहे हैं, कल उसका अपोजिट फेस करना भी पड़ सकता है। और इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट आता है जब सीनियर एडवोकेट सिब्बल कहते हैं कि अगर ईडी ऑफिसर्स को किसी और ऑफेंस का पता चलता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो उन्हें सेक्शन 66 ऑफ पीएमएलए के अंदर कंसर्न्ड एजेंसी को इन्फॉर्म करना चाहिए। यहाँ कंसर्न्ड एजेंसी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, मतलब फिर वही लू स्टेट के अगेंस्ट एलिगेशन है और रेमेडी भी स्टेट के थ्रू ही मिलेगी। और फिर आ जाता है इलेक्शन का एंगल। सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी वेस्ट बंगाल सीएम की तरफ से सजेस्ट किया कि अपकमिंग इलेक्शंस के चलते हियरिंग डिफर कर दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इसको स्ट्रेट रिजेक्ट कर दिया। जस्टिस पीके मिश्रा ने क्लियरली कहा कि वी डोंट वांट टू बी पार्टी टू इलेक्शन, वी डोंट वांट टू बी पार्टी टू एनी क्राइम आल्सो, वी नो द टाइमिंग ऑफ द कोर्ट, वी नो द टाइमिंग ऑफ द डिसीजन। अब स्टेटमेंट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करेगी, चाहे पॉलिटिकल क्लाइमेट कुछ भी हो। लेकिन कोर्ट यहाँ रुकने वाली नहीं थी। जस्टिस मिश्रा ने एक प्रैक्टिकल और ऑलमोस्ट सार्कास्टिक क्वेश्चन पूछा, इफ द सीएम barges into an ED investigation and commits an offense, your idea of remedy for the ED is to go to the state government which is headed by the CM and inform them about it and seek remedy। ये लाइन सुन के कोर्टरूम का टेंशन और बढ़ गया, क्योंकि ये एक रियल डिलेमा को हाईलाइट करता है। अगर एलिगेशन ही ये है कि स्टेट के हाईएस्ट अथॉरिटी ने इंटरफेयर किया, तो फिर रेमेडी के लिए उसी अथॉरिटी के पास जाना क्या लॉजिकल है? सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया कि लॉर्डशिप्स आर अज्यूमिंग दैट द चीफ मिनिस्टर हैज कमिटेड एन ऑफेंस। लेकिन जस्टिस मिश्रा ने क्लैरिफाई किया, वी आर नॉट अज्यूमिंग एनीथिंग, दैट इज द एलिगेशन। और ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन था, एलिगेशन और फाइंडिंग के बीच का डिफरेंस। अब इस पूरे मैटर का कोर एक ही क्वेश्चन के अराउंड घूम रहा है कि क्या एक स्टैट्यूटरी राइट जैसे इन्वेस्टिगेशन करना कभी फंडामेंटल राइट के लेवल तक एलिवेट हो सकता है? सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का आंसर था नो। उन्होंने क्लियरली बोला कि ही ओनली हैज अ राइट अंडर अ स्टैट्यूट टू इन्वेस्टिगेट एंड वायलेशन ऑफ दैट राइट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन कोर्ट का कंसर्न कुछ और था। कोर्ट को ये लग रहा था कि अगर इंडिविजुअल ऑफिसर्स के साथ कुछ हुआ है तो उनको रेमेडी मिलनी चाहिए और देयर कैन नॉट बी अ वैक्यूम। और ये वैक्यूम वाली बात बहुत पावरफुल है। इमेजिन करिए कि अगर किसी ऑफिसर को लगता है कि उसके साथ इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और उसके पास ना आर्टिकल 32 का ऑप्शन है ना आर्टिकल 226 का, तो वो जाएगा कहाँ? अब सिस्टम में एक गैप क्रिएट हो जाता है जहाँ जस्टिस अनरीचेबल हो सकता है। अब अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो ये पूरा केस एक कोल स्मगलिंग प्रोब से लिंक्ड है, जहाँ बिजनेसमैन अनूप माझी का नाम भी
आता है। ईडी का एलिगेशन है कि एक सिंडिकेट इलीगली कोल एक्सकेवेट कर रही है और उसको सेल कर रही थी। इसी इन्वेस्टिगेशन के कंटेक्स्ट में आईपैक ऑफिस और उसके डायरेक्टर के प्रीमाइसेस पे रेड हुआ था और वहीं पर अलिजेडली चीफ मिनिस्टर ने एंट्री की और डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिमूव किए। अर्लियर भी कोर्ट ने इस मैटर को वेरी सीरियस बोला था। एफआईआर जो ईडी ऑफिसर्स के अगेंस्ट फाइल हुए थे उनको स्टे कर दिया गया और वेस्ट बंगाल पुलिस को सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने को कहा गया। नोटिस इशू हुए थे चीफ मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट और सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को। मतलब कोर्ट इस मैटर को लाइटली नहीं ले रहा था। अब स्टेट का स्टैंड कंसिस्टेंट रहा। उनका कहना है कि ईडी का आर्टिकल 32 पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि अगर सेंट्रल एजेंसीज को अलाउ कर दिया गया तो वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिट पिटिशन फाइल करे तो फेडरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। अब ये एक वैलिड कंसर्न है क्योंकि इंडिया का सिस्टम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बेस्ड है। लेकिन दूसरी साइड पर कोर्ट का कंसर्न भी इक्वली वैलिड है। अगर इंडिविजुअल ऑफिसर्स के राइट्स का क्वेश्चन है तो उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ सेंटर वर्सेस स्टेट का इशू नहीं है, ये सिटीजन वर्सेस पावर का भी इशू है और इसीलिए वो ओपनिंग लाइन ही इतनी पावरफुल थी कि अगर आप सेंटर में आ जाओगे तो आपको क्या ये सही लगेगा। ये एक लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं था, ये एक एथिकल टेस्ट था। ये पूछ रहा था कि क्या आपका स्टैंड प्रिंसिपल बेस्ड है या पावर बेस्ड। अभी हियरिंग अभी कंक्लूड नहीं हुई है। नेक्स्ट डेट 14 अप्रैल की है। लेकिन जो क्वेश्चंस उठ चुके हैं वो सिर्फ इस केस तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। ये डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल होगा और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल ऑफिसर्स के राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।